बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 3 में हमने आज बेसिकली डिस्कस करना है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बाद आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। देखिए, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एक ऐसा स्क्वैजिंग एल्गोरिथम है जो हमारे पास बोथ वर्जन्स में अवेलेबल है। नंबर 1 कि इसका प्रिमिटिव वर्जन भी है और नंबर 2 इसका नॉन प्रिमिटिव वर्जन्स भी अवेलेबल है। जब हम इसके प्रिमिटिव वर्जन की बात करते हैं तो हम इसे शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट कहते हैं, और जब हम बात करते हैं इसी की नॉन प्रिमिटिव वर्जन को शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट कहते हैं। अब बातों को समझिएगा गौर से, टेक्निकली इस बात को समझना है आप लोगों ने। अब इसमें लफ्ज़ यूज़ हो रहा है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट या शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। इन दोनों का ताल्लुक जिस टर्मिनोलॉजी पर जा रहा है, इसका मतलब है कि हम बात जो डिस्कस करेंगे वो बीटी टाइम पे करेंगे। यानी कि हमने ये देखना है कि उस प्रोसेस का बीटी टाइम बर्स्ट टाइम क्या है। इसका मतलब ये होगा कि अगर तो किसी भी प्रोसेस का बीटी टाइम स्मॉलेस्ट है, छोटा है, शॉर्टेस्ट है, तो वो पहले आकर एग्जीक्यूट होगा, और जिसका बीटी टाइम बड़ा है वो बाद में जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अब बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें इसका क्राइटेरियन क्या है, इसकी बेसिक क्या है जिस पे हम लोग इसको एवेल्युएट करते हैं। पहली बात तो ये कि हम उसका बीटी टाइम देखते हैं। सेकेंड थिंग जो बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम करती है वो ये कि हम उसके बाद क्या देखते हैं, अराइवल टाइम। इन 2 पॉइंट्स पर हम लोग शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की एग्जीक्यूशन करते हैं। कंसीडर करें, मैं पहले बात अब कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। द अमाउंट ऑफ टाइम विच रिक्वायर्ड टू प्रोसेस टू कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन ऑलरेडी समझा चुका। व्हेन एवर अ प्रोसेस कम इनटू द क्यू फॉर एग्जीक्यूशन दैट इज कॉल्ड द अराइवल टाइम। अब कंसीडर करें कि एक पी नोड प्रोसेस है, उसको 4 मिली सेकेंड चाहिए। एक P1 प्रोसेस है, उसको 2 मिली सेकेंड चाहिए। एक P2 प्रोसेस है, उसको 2 मिली सेकेंड चाहिए। अब बात को टेक्निकली समझिएगा, इससे बेहतर एग्जाम्पल नहीं हो सकती। अब आप लोगों ने इसको इस तरह समझना प्यारे बच्चों, इसमें मैंने आप लोगों को आइडल टाइम भी समझाना है कि व्हाट इज़ द आइडल टाइम, ये क्या होता है। ओके, इसको भी देखते हैं साथ साथ। पी नोड क्या चीज़ है? पी नोड एक प्रोसेस का नेम है जिसको 4 मिली सेकेंड इज अ बीटी टाइम, 2 मिली सेकेंड इज अ बीटी टाइम, 2 मिली सेकेंड इज अ बीटी टाइम। ओके, अब कंसीडर करें कि इसका अराइवल टाइम 0 पे था, इसका अराइवल टाइम 2 पे है, इसका अराइवल टाइम किस पे है जी? 1 पे। अब इसको तरतीब से अगर आप देखें तो सिस्टम सबसे पहले किसको एग्जीक्यूट करेगा? पी नोड को। और यहाँ पे हम कंसीडर करवा देता हूँ एक P3 भी, उसको मैं कहता हूँ कि उसका 1 मिली सेकेंड उसका टाइम है। ठीक हो गया। अब उसका अराइवल टाइम भी मैं कर देता हूँ 2 पे। अब कंसीडर करें आप लोग, सिस्टम सबसे पहले P नोड को एग्जीक्यूट करेगा क्योंकि उसका बीटी टाइम सबसे छोटा है, बाय डिफ़ॉल्ट बड़ा है, लेकिन टाइम 0 पे कोई प्रोसेस क्यू में नहीं था, तो कंट्रोल विल ट्रांसफर टू बाय डिफ़ॉल्ट P नोड। अब उसके बाद अगर तो प्रीमिटिव वर्जन है, अगर तो नॉन प्रीमिटिव वर्जन है, जब तक 4 मिली सेकेंड कंप्लीट नहीं हो जाते मैं इस प्रोसेस से कंट्रोल वापस नहीं ले सकता। वी आर नॉट एबल टू कैन टेक अवे अ प्रोसेस while its execution because of it is a non primitive। कंसीडर करें कि ये नॉन प्रीमिटिव है तो उसमें पी नोड से कंट्रोल वापस लेना मुश्किल हो गया, तो इसका मतलब कि आफ्टर 4 मिली सेकेंड्स
जितने भी प्रोसेसेस हैं P1 P2 दोनों के दोनों प्रोसेस क्यू में आ चुके होंगे, लेकिन ये प्रोसेस अभी क्यू में नहीं आया तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, चाहे इसका बीटी टाइम छोटा ही क्यों नहीं है। अब क्या होगा जी, अब इसका अराइवल टाइम 1 पे, इसका अराइवल टाइम किस पे है, 2 पे है। अब ये देखिए दोनों प्रोसेस में टाई अप हो गया। अब हमने किसको देखना है, अराइवल टाइम को, कि जो पहले क्यू में आया उसको पहले एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो देन द कंट्रोल विल ट्रांसफर टू P0 P2। अब जब P2 एग्जीक्यूट हो जाएगा तो मेरे पास मीनवाइल P3 भी क्यू में आ चुका होगा और P1 इस वक्त दोनों क्यू में अवेलेबल होंगे, क्योंकि इनकी एग्जीक्यूशन तो कंप्लीट हो चुकी होगी। प्यारे स्टूडेंट्स, P1 और P3 इन दोनों के बीटी टाइम को देखें तो इसका 1 है और इसका 2 है। अब चाहे इसका अराइवल टाइम उससे बढ़ा है, मगर प्रॉब्लम नहीं है इससे मुझे। इसका टाइम, अराइवल टाइम अगर 5 भी होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर तो 5 टाइम हो गया, 5 बज चुके और ये प्रोसेस क्यू में मौजूद होगा, तो कंट्रोल डायरेक्टली इसको एग्जीक्यूट करवाएगा, क्योंकि इसका बीटी टाइम इससे क्या है, छोटा है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि P1 इज अ लार्जर फ्रॉम P3, देन कंट्रोल विल ट्रांसफर टू P3, क्योंकि आप पढ़ रहे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट को, उसमें नॉन प्रिमिटिव वर्जन को। अब हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी देखते हैं ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए। फिर मैं आप लोगों को शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट भी बताऊंगा। आज के लेक्चर में हम ये दोनों इंशाल्लाह ताला विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। आपको ये बात समझ आ गई कि हम लोग इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट को, और उस शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में हमने देखा कि हमारे पास 2 तरह के वर्जन है, एक प्रीमिटिव और एक दूसरा नॉन प्रीमिटिव। नॉन प्रीमिटिव में शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट कहते हैं, प्रीमिटिव में उसको शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट कहते हैं, बिकॉज ऑफ इट कि हम उससे कंट्रोल वापस ले सकते हैं, तो बाकी टाइम जो बचेगा वो रिमेनिंग टाइम कहलाएगा। लेकिन नॉन प्रीमिटिव वर्जन के अंदर हम लोग जब किसी प्रोसेस को एलोकेट कर देते तो हम उसको टेक अवे नहीं कर सकते। अब अगर किसी प्रोसेस, यहां पे आपने ये बात सीखी कि अगर किसी प्रोसेस का बीटी टाइम सेम होगा तो हम उसका अराइवल टाइम देखेंगे। कंसीडर, देखिए प्रायोरिटी किसकी है, उस प्रोसेस की जिसका बीटी छोटा है, तो हम कंट्रोल उसको देंगे, और अगर दोनों का बीटी सेम है तो फिर हम अराइवल टाइम देखेंगे। दैट इज द मेन थिंग। अब हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल्स को भी अंडर डिस्कशन करते हैं कि ये सोल्व करते हैं, एग्जाम्पल को खुद से एग्जाम्पल बनाते हैं और उसको सोल्व करते हैं। हम लोग किसको पढ़ रहे हैं जी, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट को। जस्ट कंसीडर कि वी हैव प्रोसेस P, प्रोसेस नेम, उसके बाद आ गया उसका अराइवल टाइम, उसका बीटी टाइम, उसका फिनिश टाइम, उसका वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम। मैं तमाम एग्जांपल में आपको ये तमाम के तमाम टाइम्स को कैलकुलेट करके बताया करूंगा ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। क्योंकि मुझे तो नहीं पता ना कि आपने कितनी प्रैक्टिस करनी, लेकिन एटलीस्ट मेरे एंड पे तो आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो ना स्टूडेंट्स, व्यूवर्स। अब कंसीडर करें मेरे पास यहाँ पे P0, P1, P2 और P3 प्रोसेस है। अब इसका अराइवल टाइम कर देता हूँ 0 पे इसे कर देता हूँ मैं, 4 पे इसे कर देता हूँ, 5 पे इसे कर देता हूँ जी 7 पे। अब इसका बीटी टाइम कितना जी, इसका बीटी टाइम 3 मिली सेकेंड्स हैं, इसको चाहिए 2 मिली सेकेंड, इसको चाहिए 1 मिली सेकेंड चाहिए, और इसको भी चाहिए, इसको चाहिए 4 मिली सेकेंड। ऐसे कर देते हैं, ओके। अब हम लोग विद द हेल्प ऑफ गैंट चार्ट इसे कंसीडर करते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। अब गैंट चार्ट आप लोगों को यू नो वेरी वेल कि गैंट चार्ट एक कॉलम को कहते हैं, बार को कहते हैं। इस बार की मदद से हम लोग क्या करते हैं, इसका टाइम फ्रेम को फाइंड करते हैं। जस्ट कंसीडर P0 एट टाइम 0 वी हैव ओनली वन प्रोसेस P0, कंट्रोल विल ट्रांसफर टू इट, कंट्रोल इसको ट्रांसफर हो जाएगा। अब इसे कितना बीटी टाइम चाहिए, 3। याद रखें कि शॉर्टेस्ट जॉब के हम किसको देख रहे हैं, नॉन प्रिमिटिव वर्जन को। हम उसके नॉन प्रिमिटिव वर्जन को देख रहे हैं। अब P0 को जब कंट्रोल ट्रांसफर हुआ तो 3 मिली सेकेंड्स के लिए हुआ, ये नहीं, यहां पर 3 आ गया। अब 3
3 से अब नेक्स्ट का प्रोसेस का अराइवल कब हो रहा है 4 पे। इसका मतलब मेरे पास 3 से 4 के दरमियान में कोई प्रोसेस मौजूद नहीं है। दैट इज द आइडल टाइम। When no process in queue for execution. मैंने गलत जगह पे लिख दिया, वहां पे टाइम आते कोई बात, उसको बाद में देख लेते हैं। When the no process in queue for execution, that is idle time. अब क्या होगा जी उसके बाद? बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, गौर से देखिएगा, समझिएगा। टाइम यहां पे क्या हो जाता है 4। टाइम 4 पे अनदर प्रोसेस कम इनटू द P1 इज कम इनटू द क्यू फॉर एग्जीक्यूशन। जब ये एग्जीक्यूशन के लिए आएगा 2 मिली सेकेंड्स के लिए, तो P1 को कंट्रोल ट्रांसफर हुआ, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। इसका मतलब अब नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा क्यू में आ चुका है, गौर करें, P1 आ चुका हुआ, सॉरी P2 आ चुका हुआ। अब कंट्रोल विल ट्रांसफर टू P2 फॉर 1 मिली सेकेंड्स, तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 7। आफ्टर 7 अनदर प्रोसेस कम इनटू द क्यू P3 एंड डिटेन्ड फॉर 4 मिली सेकेंड्स। उसको 4 मिली सेकेंड उसका बीटी टाइम था, वो एग्जीक्यूट करेगा, तो यहां पे 8 9 10 11 और ये 11 पे इसकी वर्किंग क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। दिस इज द फिनिश टाइम। अब बात को टेक्निकली समझिएगा प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं यहां पे। इन सबको एडअप करें तो क्या बनता है, मतलब 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे कितना बनता है 10, और यहाँ पे कितना बन रहा है 11। मैंने आपको लास्ट में ये बताया था कि इन दोनों का सेम होना जरूरी है। अब इसमें एक बढ़ क्यों गया, बिकॉज ऑफ इट के 1 मिली सेकेंड आइडल टाइम था, वो टाइम जो वेस्ट हुआ, जब मैं उसमें 1 ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 11, तो टाइम्स के बराबर आ जाएगा। देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, अब इसका फिनिश टाइम कैसे निकलेगा, अब इसको समझें। पी नोड का फिनिश टाइम कितना है जी 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। P1 का फिनिश टाइम कितना जी 6, तो यहाँ पे क्या आ गया 6। P2 का फिनिश टाइम कितना है जी 7, तो यहाँ पे क्या आ गया 7। और P3 का फिनिश टाइम कितना है जी 11, तो यहाँ पे क्या आ गया 11 आ गया। ओके, अब हम लोग वेटिंग टाइम निकालते हैं। वेटिंग टाइम निकालने का फार्मूला सेम है कि वेटिंग टाइम इज इक्वल टू फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम प्लस BT टाइम। इनको एडअप करेंगे तुम्हारे पास वेटिंग टाइम निकलेगा। यहाँ पे करके देखते हैं हम लोग कि फिनिश टाइम यहाँ पे कितना P3 का, P नोड का, यहाँ पे फिनिश टाइम है 3। अराइवल टाइम कितना था जी 0, और BT टाइम कितना जी 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये देखें यहाँ पे इसका फिनिश टाइम 3 आ गया, वेटिंग टाइम कितना यहाँ पे आ गया बच्चों 3 आ गया। ओके, अब हम ये प्रोसेस P नोड के लिए था। अब P1 के लिए देखें आप, वेटिंग टाइम माइनस इज इक्वल टू फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम प्लस BT टाइम। अब फिनिश टाइम कितना है मेरे स्टूडेंट, यहाँ पे व्यूअर्स, यहाँ पे 6 है। अराइवल टाइम कितना था जी इसका 4। BT टाइम कितना था जी, BT टाइम इसका 2 था। अभी देखिए इसको भी वेट करना नहीं पड़ा था, 6 माइनस 6 हुआ तो ये 0 हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये ऑलरेडी अवेलेबल था, उसको वेट करना नहीं पड़ा था। अब इसका मतलब यहाँ पे इसका फिनिश टाइम, सॉरी इसका फिनिश टाइम क्या, वेटिंग टाइम आ गया 0, इसका वेटिंग टाइम भी क्या आ गया स्टूडेंट्स 0। अब मेरे पास किसका वेटिंग टाइम आप P1 के P2 के लिए देखें, वेटिंग टाइम इज इक्वल टू फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम प्लस BT टाइम। अब फिनिश वेटिंग टाइम इसका कैलकुलेट करना है, तो फिनिश टाइम कितना है जी इसका, फिनिश टाइम है प्यारे बच्चों 7। अराइवल टाइम कितना जी इसका, अराइवल टाइम 5, और उसका BT कितना है जी 1। अब गौर करें इसको कितना मिनट वेट करना पड़ा, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1 मिली, इसको 1 मिली सेकेंड वेट करना पड़ा। अब इसी तरह हमारे पास लास्ट आ जाएगा P3 के लिए, उसमें क्या होगा जी, फिनिश टाइम कितना जी 11, और उसका वेटिंग टाइम कितना जी, उसका BT कितना जी 4, और उसका अराइवल कितना है जी 7। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, तो ये 11 माइनस 11 हो जाएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा 0, इसको भी 0 मिली सेकेंड ही वेट करना पड़ा था। तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें बड़ा टेक्निकली ज़बरदस्त एग्जांपल बनी है आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे इसको सिर्फ एक प्रोसेस को वेट करना पड़ा 1। अब इसको डिवाइड कर देंगे आप 4 से,
तो आई थिंक ये 0.25 मिली सेकेंड इतनी रिडक्शन हुई उसके वेटिंग टाइम के लिए। अब उसके बाद हम लोग टर्न राउंड टाइम निकालेंगे। अब टर्न राउंड टाइम क्या निकलेगा मेरे पास यहाँ पे, टर्न राउंड टाइम का फार्मूला तो आपको याद होगा ना, टर्न राउंड टाइम इज इक्वल टू फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो यहाँ पे अब इसका अराइवल टाइम कितना 0, फिनिश टाइम कितना जी, फिनिश टाइम कितना 3। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका टर्न राउंड टाइम कितना आ गया जी, 3 आ गया। अब उसके बाद देखें P1 को, उसका फिनिश टाइम कितना है जी 6, उसका अराइवल टाइम कितना है जी 4, 2 मिली सेकेंड्स, उसका टर्न राउंड टाइम क्या आ गया 2 मिली सेकेंड। अब P2 को देखें, अब P2 का फिनिश टाइम कितना है जी 7 और माइनस कर दें इसमें से अराइवल टाइम 5, तो इसको भी 2 मिली सेकेंड टर्न राउंड टाइम लगा। और P3 को देखें तो उसका फिनिश टाइम 11 है और उसका अराइवल टाइम कितना था जी 7, तो कितना बनता जी 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इन 4 वैल्यूज़ को आप एडअप करें तो कितना बनता है 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो कितना बनता है 11 डिवाइडिंग बाय 4। जब हम लोग 11 को 4 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते तो क्या आएगी, हम इसको देखते हैं। अब हमारे क्या करना है जी 11 को डिवाइड कर देते हैं हम लोग किससे जी 4 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2.75 2.75 इज एवरेज टर्न राउंड टाइम। ये था एवरेज वेटिंग टाइम और ये है एवरेज टर्न राउंड टाइम। तो ये था स्टूडेंट आप लोगों का शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का नॉन प्रिमिटिव वर्जन, जिसमें हम लोगों ने बीटी टाइम के साथ साथ अराइवल टाइम को भी कंसीडर किया। अब इसके बाद हम लोग इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्जन देखने जाते हैं, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम वर्जन देखते हैं। अब प्यारे बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट वर्जन है उसका अवेलेबल है वो है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। दिस इज द प्रिमिटिव वर्जन किसका, ऑफ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का। एज पर रूटीन क्राइटेरियन के अंदर अगर बात लिखेंगे तो सिंपली नंबर 1 बर्स्ट टाइम, और उसके बाद उसका अराइवल टाइम, ये हम लोगों ने डिस्कस करना है। अब हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू के शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में क्या होता है। हम पहले खुद से एग्जाम्पल बना लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं ताकि हम उस एग्जाम्पल को सोल्व करें रनिंग टाइम, ताकि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम जो है उसको देखकर हम उसको जो है बेहतरीन सोल्यूशन की तरफ चलें हम उसके। अब हम लोग बात करते हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट की तरफ चलते हैं जी। बड़ा ही सिंपल सा प्रॉब्लम है ये, इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। चले जी हम लोग अपनी वर्किंग को स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं प्रोसेस नेम, फिर हम लोग लिखते हैं इसका अराइवल टाइम, फिर लिखते हैं इसका बीटी टाइम, फिर लिखते हैं जी फिनिश टाइम, फिर लिखते हैं वेटिंग टाइम, देन लिखते हैं टर्न राउंड टाइम। ऐसे कर लेते हैं। ओके, फार्मूलाज आपको पता है, आप ज़बानी इंशाल्लाह ताला याद हो गए होंगे आपको। कंसीडर करें यहाँ पे मेरे पास P1, P2, P3 और P4 प्रोसेसेस हैं। अब इसका अराइवल टाइम कितना जी 0, इसका अराइवल टाइम कितना जी 2, इसका अराइवल टाइम कितना है 4, इसका अराइवल टाइम कितना जी 5, इसका BT कितना जी, इसका BT 7 था, इसका BT 4 है, इसका BT 2 है, इसका BT भी 4 है। ओके, इसका फिनिश टाइम देख लेते हैं, इसका 17, सॉरी अब इसके फिनिश टाइम की वर्किंग की तरफ चलते हैं। अब हम इसके गैंट चार्ट को कंसीडर करते हैं कि गैंट चार्ट हमें हेल्प करेगा टू सोल्व द प्रॉब्लम। अब इसको स्टूडेंट्स देखिएगा, आपके सामने ही वर्किंग करूंगा इसके साथ। ये देखिए, अब सबसे पहले टाइम 0 पे P1 अवेलेबल है जी। बाय डिफ़ॉल्ट कंट्रोल किस हो गया P1 को जी। अब P सॉरी यहाँ पे 0 लिखना था, यहाँ पे क्या आ गया P1।
अब P1 में क्या होगा, 2 मिली सेकेंड स्पेंड करेगा। क्योंकि 2 मिली सेकेंड क्यों स्पेंड करेगा, क्योंकि ये पहली बात कि ये इसका प्रीमिटिव वर्जन है। जब कम बीटी टाइम वाला प्रोसेस आएगा तो मैं कंट्रोल इसको शफल करूंगा जिसका बीटी टाइम कम होगा या जिसका बीटी रिमेनिंग टाइम कम होगा। अब 2 मिली सेकेंड्स के बाद अगर मैं इसे काट देता हूँ 2 मिली सेकेंड, उसका बीटी कितना रह जाता है 5, ठीक है। इसका रिमेनिंग टाइम कितना रहेगा 5, और जो आने वाला प्रोसेस का बीटी टाइम कितना है 4। अब जो 4 है वो छोटा है किससे, 5 से, तो कंट्रोल विल ट्रांसफर टू P2, आफ्टर 2 मिली सेकेंड कंट्रोल विल ट्रांसफर टू P2। अब P2 को कंट्रोल कितने मिनट के लिए रहेगा, 4 मिली सेकेंड्स के लिए। बिकॉज अब बात को समझ लें, टेक्निकली समझ लें, बार बार रिवाइज करके देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं यहां पे। अब यहां पे कितना रिमेनिंग टाइम रह गया 2 और टाइम 4 पर एक प्रोसेस। कुछ बच्चे कहते थे यहां पे 4 क्यों लिख रहे हैं, 4 इसलिए लिख रहा हूं कि नेक्स्ट का हमें अराइवल टाइम भी देखना होता है। यहां पे नेक्स्ट का अराइवल टाइम क्या आ गया 4, जहां भी क्या है 4, क्या अराइवल कर रहा है P3 जिसका बीटी कितना है 2, इसका बीटी कितना है 2, ये तो बड़ा हो गया। अब इन दोनों में देखे टाई अप हो गया, बोथ आर 2। अब पहले कौन आया है P2, कंट्रोल विल ट्रांसफर टू P2 के कंट्रोल ट्रांसफर रहेगा 1 मिली सेकेंड्स, यहां पे कितना रह गया 1। अब इसका अब P2 भी यहां पे एग्जीक्यूट हुआ, 1 मिली सेकेंड उसका बाकी रह गया 5 तक। क्यों किया, बिकॉज नेक्स्ट प्रोसेस कब अराइवल कर रहा है 5 पे। अब जो 5 पे प्रोसेस है P4, उसका बीटी कितना है 4, इसका बीटी कितना है 2, इसका बीटी कितना है 1। अब इसका मतलब सबसे शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम किसका है P2 का, कंट्रोल किसके पास रहेगा P2 को। एट टाइम 6 पे इसकी वर्किंग क्या हो गई कंप्लीट, मैं यहां 6 लिख रहा हूं, ओके। अब उसके बाद यहां पे रिमेनिंग टाइम 5 है, यहां बीटी कितना है 4, 2 है, यहां पे बीटी कितना है 4 है। अब अगर इन तीनों को देखें तो मैं बीटी किसका सबसे छोटा है P3 का, तो कंट्रोल विल ट्रांसफर टू P3 फॉर 2 मिली सेकेंड्स। चलिए कंट्रोल ट्रांसफर यहां पे 8 आ गया। अब आफ्टर 8 मिली सेकेंड्स, अब ये तो हमारे पास ये प्रोसेस तो खत्म हो गया, इसकी वर्किंग भी कंप्लीट हो गई, इसकी वर्किंग भी कंप्लीट हो गई, एल्यूमिनेट हो चुका। इसका फिनिश टाइम कितना है स्टूडेंट्स आ गया 8। अब P1 और P4 में कंपटीशन जारी है, यहां पे बीटी कितना है 4, यहां पे रिमेनिंग टाइम कितना है 5, दोनों में कौन बड़ा है P1 का बड़ा है, P4 का छोटा है। कंट्रोल विल ट्रांसफर टू P4 कितने मिली सेकंड के लिए 4 मिली सेकंड के लिए, क्योंकि इसका बीटी कितना है 4, तो यहां पे कितना हो जाएगा 12। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका फिनिश टाइम कितना आ गया यहां पे स्टूडेंट्स 12 आ गया। अब उसके बाद लास्ट पे मेरे पास क्या बच जाता है, ये भी कंप्लीट कर गया वर्किंग, तो मेरे पास ये बचा, तो बाय डिफॉल्ट कंट्रोल उसको ट्रांसफर हुआ कितने मिली सेकंड्स के लिए 5 मिली सेकंड्स के लिए, तो यहां पे क्या आ गया 17 आ गया। ये तो मेरा बेटा वर्किंग हमारी कंप्लीट हो गई, हमने गैंट चार्ट पे देख लिया। अब हम इसको एक बार अपना खुद भी वर्किंग देखें इसकी ज़रा। अगर मैं इन सबको एडअप करता हूँ 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 17, तो ये इसकी क्या है बराबर है, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एज पर रूटीन हम लोग देखते हैं वेटिंग टाइम, हाउ टू कैलकुलेट द वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट होगा स्टूडेंट्स, आपके लिए प्रॉब्लम अब नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको ग्रेजुअली हर एक का वेटिंग टाइम कैलकुलेट करके दिखाया। एक बार फिर करता हूँ आप लोगों के लिए P1 का वेटिंग टाइम। इसका जी वेटिंग टाइम कीजिए आप, इसका अराइवल टाइम कितना था जी, फिनिश टाइम कितना जी 17 जी, इसका वेटिंग टाइम कितना था, इसका अराइवल टाइम कितना था 0, और इसका BT कितना है जी 7, तो इसको 10 मिली सेकेंड वेट करना पड़ा। कितना 10 मिली सेकेंड वेट, तो यहाँ पे क्या आ गया 10 आ गया। अब P2 को देखें, अब P2 का फिनिश अराइवल टाइम कितना है जी, इसका फिनिश टाइम कितना है 6, BT कितना है इसका, अराइवल टाइम कितना है इसका 2 जमा BT कितना है 4, तो इसको कोई वेट करना नहीं पड़ा, 6 माइनस 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब इसके बाद आ जाएंगे P3 की तरफ। P3 में क्या करेंगे आप लोग, अब और करें, फिनिश टाइम कितना जी P3 का 8, इसका अराइवल टाइम कितना जी 4 जमा ऐड किया उसमें किसको, उसके BT टाइम को 2, तो इसको कितना मिली सेकेंड वेट करना पड़ा 2 मिली सेकेंड्स, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे कितना आ गया था 0। अब इसके बाद P4 आ गया। अब P4 पे क्या होगा, P4 पे यहाँ पे इसका फिनिश टाइम कितना जी 12, इसका अराइवल कितना था 5, इसका BT कितना है 4, तो 12 माइनस 9 तो कितना 3, इसको मतलब इसका कितना वेट करना पड़ा 3 मिली सेकेंड्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। इनको एडअप करेंगे आप 10, 12, यहाँ पे 14 आ जाता है, 15 आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 15। अब 15 को जब हम डिवाइड करेंगे 4 पे, तो हमारे पास उसका वेटिंग टाइम क्या आ जाएगा 3.75 मिली सेकेंड एवरेज वेटिंग टाइम।
और अगर इसका टर्न अराउंड टाइम बड़ा सिंपल सा होता है कि इस फिनिश टाइम से क्या निकालना होता है हमने, अराइवल टाइम, तो खुद भी निकाल लेते हैं हम लोग, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं कि 17 माइनस 0 17 मिली सेकेंड्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, फिनिश टाइम जी, फिनिश टाइम 6 माइनस पीटी कितना जी फिनिश्ड और अराइवल 2 4 मिली सेकेंड्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, फिनिश 8 है और इसका अराइवल टाइम भी सॉरी 8 फिनिश टाइम 4 इसका, तो इसका 4 मिली सेकेंड्स आ जाएगा इसका भी। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये इसका फिनिश टाइम कितना जी 12 और इसका अराइवल टाइम कितना था 5। तो हमने जब इसमें से माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास कितना आ गया 7। अब इसको सबको ऐड अप करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, इन सब की वैल्यू को अगर हम ऐड अप करें तो क्या आता है हमारे पास 17 4 21 25 26 27 28 29 30 31 32 तकरीबन 32 बनता है डिवाइडिंग बाय 4। तो इसका 8 मिली सेकेंड्स जो प्रोसेस को एवरेज टर्न अराउंड टाइम आ गया। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि हम लोग इस वक्त प्रिमिटिव वर्जन को सॉल्व कर रहे हैं। बड़ा सिंपल सी बात है, कोई मैंने कन्फ्यूजन नहीं पैदा की, कोशिश की है कि 100% वर्किंग आप लोगों के साथ हो, कोई प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट ना हो। फिर भी अगर आप लोगों को लगे कि हमें कोई डेफिशिएंसी फील हो रही है तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स करें, तो इंशाल्लाह ताला मैं उसका सलूशन बनाकर आप लोगों के लिए ज़रूर अपलोड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह।